Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Chemistry grade 11 यूनिट नंबर 7 का आज हमारा सेकंड लेक्चर है. नॉलेज 7.1 हमने स्टार्ट किया था और इस नॉलेज के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, एक्सप्लेन किया था व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन और एंड रेट कांस्टेंट क्या है, इसको आज हमने देखना है. दूसरा नंबर पे हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड किया था. दो तरह का होता है, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट. यूज रेट इक्वेशन इंक्लूडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये हमारा कल का लेक्चर होगा. ये समझ लो. लास्ट में है कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट यूजिंग इनिशियल रेट्स एंड हाफ लाइफ मेथड्स. ये हमारा आज का टारगेट एसएलओ है. एक ये एसएलओ है और दूसरा हमने रेट कांस्टेंट क्या होता है इस बारे में सीखना है. तो लेट्स स्टार्ट. जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? अच्छे तरीके से आपको लास्ट लेक्चर में बताया. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डाटा की मदद से किस तरह से हम इवेल्युएट करते हैं, ये सारा कुछ बता दिया था. आज हम लोग शुरू करने लगे हैं रेट कांस्टेंट. ठीक है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट. थोड़ा सा मैं आपको एक कैजुअल एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं. ये एक तासुर है क्रिकेट टीम के बारे में कि जो एक इंडिया का क्रिकेट स्टेडियम है बेंगलोर, ठीक है ना. तो वो एक दुनिया में ऐसा क्रिकेट स्टेडियम है जो छोटा है, पिच बहुत फ्लैट है और जो भी वहां पे टीम खेलती है नॉर्मली वो बड़े स्कोर करती है. अब दो टीम्स हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का. एक टीम ए है, एक टीम बी है. दोनों उस क्रिकेट ग्राउंड पे खेलती हैं. दोनों के लिए कंडीशंस क्या है, सेम है. दोनों के लिए क्रिकेट पिच क्या है, सेम है. क्रिकेट बॉल क्या है, सेम है. क्राउड क्या है, सेम है. एटमॉस्फेयर क्या है, सेम है. लेकिन फिर भी एक टीम की परफॉर्मेंस दूसरी टीम की परफॉर्मेंस से डिफरेंट होगी, तभी तो एक मैच जीतेगा और एक मैच हारेगा. तो यही चीज आप अप्लाई करो रिएक्शंस के ऊपर. रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, अब वो किस तरह प्रोडक्ट में चेंज होंगे, कितनी जल्दी चेंज होंगे. एक तो ये चीज थी ना, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन बढ़ जाएगा उसकी स्पीड, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी स्पीड बढ़ जाएगी. एक खुद रिएक्टेंट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वो खुद कितना तेज चलना चाहता है, वो कितना तेजी से मूव करना चाहता है. जिस तरह टीम ए और टीम बी में से टीम ए की इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलती है तो उसी क्रिकेट स्टेडियम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी. तो सिमिलरली रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं कि वो खुद रिएक्टेंट कितना तेज चलना चाहता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना चाहता है एट अ सर्टेन कंडीशन. यानी आपने कंडीशन फिक्स कर दी है, वो खुद रिएक्टेंट का क्या रोल है रिएक्शन की स्पीड के अंदर. द रेट कांस्टेंट सिंबलाइज्ड एज के इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन केमिकल काइनेटिक्स that quantify the intrinsic ability of a reactant to undergo a chemical change. क्वांटिफाई करने का मतलब है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. क्वांटिफाई का वर्ड अक्सर हम कब यूज करते हैं, एक एम्प्लॉय कहता है मैंने बहुत अच्छा काम किया है और दूसरा एम्प्लॉय कहता है मैंने इससे भी अच्छा काम किया, और बॉस जो है वो ऑफिस में नहीं है. तो वो बॉस उन दोनों के काम को क्वांटिफाई करना चाहता है कि किसने कितना अच्छा काम किया है, किसने कितना बुरा काम, यानी कि उसकी एक वैल्यू डिटरमिन करना चाहता है जिससे उसको अंदाजा हो जाए कि किसका काम बेहतर है. तो इसे बोलते हैं क्वांटिफाई करना. ठीक है. मसलन मैं कहता हूं जी मुझे मेरे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है. भाई बहुत ज्यादा प्यार होगा, कितना कोई नंबर निकालो इसका, तो इसे बोलते हैं क्वांटिफाई करना. तो यूं समझ लो कि रेट कांस्टेंट एक न्यूमेरिकल नंबर होगा तो क्वांटिफाई करेगा इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ अ रिएक्टेंट टू अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन. अनलाइक रिएक्शन रेट which depends upon the concentration. जो रेट ऑफ रिएक्शन था आपने देखा था वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. and the rate constant remain constant at fixed temperature providing a measure of system intrinsic reactivity. कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह रेट ऑफ रिएक्शन था
रेट ऑफ रिएक्शन का जो ताल्लुक था आपने देखा था सीधा सीधा टेम्परेचर के साथ भी था, कंसंट्रेशन के साथ भी था ऑफ अ रिएक्टेंट। लेकिन जो रेट कांस्टेंट है उसका टेम्परेचर के साथ तो ताल्लुक है, बट वो फिक्स रहता है, चाहे कंसंट्रेशन ज्यादा करो चाहे कंसंट्रेशन कम करो, कंसंट्रेशन के साथ रेट कांस्टेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। हां, रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ ताल्लुक है, याद रखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन के साथ भी ताल्लुक है, टेम्परेचर के साथ भी ताल्लुक है। रेट कांस्टेंट का कंसंट्रेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, टेम्परेचर के साथ ताल्लुक होगा। इसको आगे प्रूव भी करेंगे। इंट्रिंसिक रिएक्टिविटी क्या होता है? मैंने बताया इंट्रिंसिक रिएक्टिविटी से मुराद रेफर टू द इनहेरेंट, किसी भी केमिकल की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक। पोलर हैं कुछ केमिकल नॉन पोलर होते हैं, कुछ की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, कुछ की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से एक रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है रिएक्टेंट की, दैट डिटरमिन द स्पीड एट विच दे रिएक्ट अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कंसंट्रेशन। बार बार बता रहा हूं, रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन पे। हाँ, आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना जब आप एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमिन करोगे, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है। तो नाउ दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। नॉर्मली हम ये लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये मैं फॉरवर्ड गोइंग रिएक्शन की बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली यहां पे आप प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करने के लिए इक्वालिटी लगाते हो और साथ में क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ के इज डिटरमिन बाय द नेचर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस नेचर का हो रहा है, टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। एंड एक्टिवेशन एनर्जी, द वैल्यू ऑफ के इज डिटरमिन्ड बाय, यानी वो कहना चाह रहा है कि के की वैल्यू को अगर आप डिटरमिन करना चाहते हैं तो उसमें नेचर ऑफ रिएक्शन को देखा जाएगा, टेम्परेचर को देखा जाएगा एंड द एक्टिवेशन एनर्जी, बट इट रिमेन्स इंडिपेंडेंट। किन किन चीजों पे डिपेंड करती है वो आपने इन तीन चीजों का ख्याल करना है। किन चीजों पे के की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, व्हाइल अ कैटलिस्ट डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, जो कैटलिस्ट है वो डायरेक्टली के की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। इस बात का जिक्र चैप्टर 8 में आएगा, वहां जाके ही समझाऊंगा तो मुनासिब रहेगा। अभी आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। सिर्फ अभी आप इतना याद रखो कि जो के है वो नेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी, इन तीनों चीज़ों से इनकी वैल्यू डिटरमिन की जा सकती है। और आगे किन चीज़ों से ये इंडिपेंडेंट होता है वो बता दिया आपको। इट कैन बी अल्टर द रेट कांस्टेंट by providing an alternate reaction pathway with lowering activation energy। ये भी हमारा जो आखिरी 3 लाइनों का कॉन्सेप्ट है, ये मैं यहाँ पर प्री रेक्विजिट के तौर पे लिखा है, इसकी डिटेल चैप्टर नंबर 8 में आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं रेट कांस्टेंट को। अब कैलकुलेट करेंगे रेट कांस्टेंट को, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि किन फैक्टर्स पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है और किन पे नहीं करता। तो सबसे पहले रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक इनिशियल रेट मेथड है और दूसरा हाफ लाइफ मेथड है। तो पहले एसएलओ के मुताबिक हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड क्या होता है, इनिशियल रेट मेथड के अंदर आपने क्या करना होता है, एक सर्टेन रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट चेंज हो रहा होगा प्रोडक्ट में, और वो रिएक्शन एक ही हम डिस्कस कर रहे हैं, वही मैं यहाँ पर यूज करूंगा। और वो रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें ब्रोमीन फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, दीज आर द रिएक्टेंट, और कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर, जिसके साथ कलर भी साथ साथ चेंज होगा। अब इस रिएक्टेंट का डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी इसका यूज पढ़ाया था, आज फिर इसका यूज करेंगे और मैंने इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखा हुआ है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा कैन बी यूज टू शो हाउ रिएक्शंस रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। किस तरह देखते हैं कि रिएक्शन का जो रेट है वो ब्रोमीन की कंसंट्रेशन के साथ उसका ताल्लुक है। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे रिएक्शन रेट की बात हो रही है, रेट कांस्टेंट की बात नहीं हो रही। और वो आपको पता है जैसे जैसे ब्रोमीन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, जैसे जैसे ब्रोमीन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, रिएक्शन की रफ्तार भी कम होती जा रही है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। मसलन 50 सेकेंड पर
व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन इज दिस वन, आप देखो 50 सेकंड पे इतनी कंसंट्रेशन थी, तो रिएक्शन की जो स्पीड थी वो ये लिखी हुई है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका बताया। टेंजेंट ड्रॉ करना है और टेंजेंट ड्रॉ करके आप उस लम्हे पर रिएक्शन की स्पीड क्या है वो डिटरमिन कर सकते हैं। आगे चलें। The reaction rate is this one, when the concentration of bromine is halved, जब कंसंट्रेशन हाफ हो गई, अब इसका हाफ निकालना है तो ये रही इसकी कंसंट्रेशन हाफ हो गई है। अब इसको जब इसकी कंसंट्रेशन हाफ हो गई है तो वो बताना चाह रहा है, जो कि 250 सेकेंड के ऊपर हमने ये रेट निकाला, द रेट आल्सो डिक्रीज बाय हाफ। अब देखो जब कंसंट्रेशन हाफ हो गई तो रिएक्शन की रफ्तार भी आधी रह गई है, यानी हाफ कंसंट्रेशन वाले लम्हे पर रिएक्शन की रफ्तार को देखा गया तो वो आधी रह गई है, ठीक है। दिस प्रपोर्शनल रिलेशन बिटवीन द रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मसलन ब्रोमीन की, अच्छा याद रखें मैं अभी सारी बात रेट कांस्टेंट पे नहीं कर रहा, रेट कांस्टेंट हमने आगे निकालना है, ये के की वैल्यू हम निकालेंगे आगे, अभी हम के की बात नहीं कर रहे, अभी हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर मैं क्या लिखा है, ब्रोमीन की कंसंट्रेशन 50 सेकंड पर और ब्रोमीन की कंसंट्रेशन 250 सेकंड पर, जो भी इसकी कंसंट्रेशन है आप वो डाटा से लिख सकते हो। कितनी कंसंट्रेशन है, 0.01 डिवाइडेड बाय 250 सेकंड पर कितनी कंसंट्रेशन है, 0.005। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बेटा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर आएगा। तो यानी कंसंट्रेशन हाफ जब हो गई है, ये जैसे आपने देखा 0.01 से 0.05 हो गया है, तो आपने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 2। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि 50 सेकंड पर रफ्तार क्या थी और 250 सेकंड पर रफ्तार क्या थी, वो मैंने दोनों वैल्यूज को यहां पर लिख लिया डाटा से, ठीक है ना। 50 सेकंड पे रफ्तार ये लिखी हुई है और 250 सेकंड पे जो रफ्तार है वो ये लिखी हुई है। अगेन मैं इसको भी डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2। इसका मतलब जिस प्रपोर्शन के साथ कंसंट्रेशन कम हुई है उसी प्रपोर्शन के साथ स्पीड कम हुई है, तभी तो दोनों का डिवाइड करने पे आंसर क्या आया है, सेम आया। ये निशानी होती है रिएक्शन की रफ्तार को मेजर करने की कंसंट्रेशन के साथ। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि रफ्तार बढ़ेगी तब जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, रफ्तार कम हो जाएगी जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा समटाइम ऐसा होता है स्टूडेंट, समटाइम ऐसा होता है कि रफ्तार बढ़ती है, अगर कंसंट्रेशन डबल हो जाए तो रफ्तार 4 गुना हो जाती है, कंसंट्रेशन ट्रिपल हो जाए तो रफ्तार 9 गुना हो जाती है। इस केस में रफ्तार और कंसंट्रेशन में स्क्वायर के साथ रिलेशन आता है। यहां पर चूंकि ऐसा नहीं हो रहा, मिकदार डबल हो गई है तो स्पीड डबल हो गई है, मिकदार आधी हो गई है तो स्पीड भी आधी हो गई है, स्क्वायर के साथ कोई यहां पर दोनों के दरमियान में रिलेशन नहीं है, तो इसलिए मैंने यहां पर इसी किस्म के स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन और Br2 के दरमियान में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, ठीक है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक्सपोनेंशियल होता है ना कि स्पीड डबल हो और मतलब मिकदार डबल हो, स्पीड 4 गुना हो जाए, मिकदार ट्रिपल हो, स्पीड 3 गुना का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाए, तो ये यहां पर ऐसा रिलेशन नहीं हो। सिंपल डबल के साथ स्पीड भी डबल, ये सिंपल ये रिलेशन, और ये मैंने खुद नहीं निकाला, ये मैंने एक्सपेरिमेंटल डाटा से डिटरमिन किया है। अच्छा तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, और यू कैन से दैट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक फॉर्मिक एसिड भी हो सकता है, क्योंकि जहां ब्रोमीन को डिस्कस कर रहे हो वहां पर आप चाहो तो साथ फॉर्मिक एसिड को भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन हम ब्रोमीन को रेफरेंस बना के डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शन की रफ्तार किस तरह ब्रोमीन के साथ इफेक्ट होती है। अब इसी तरह रेट, आप प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करो, इक्वल लगाओ, कांस्टेंट लगाओ के, और आगे आएगा Br2, तो ये रहा रेट बराबर है के Br2, ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को आगे मैं दोबारा लिखता हूं, तो मैं यहां से किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं बेटा, के की वैल्यू निकालना चाहता हूं। अब के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेट, यानी कि के की वैल्यू निकालने के लिए रेट और ब्रोमीन की कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो के जो कि रेट कांस्टेंट है, मैंने इसको निकालना है, तो ये रेट और Br2 को मैं डिवाइड करके निकालूंगा। तो मेरे पास दो मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स पर
50 सेकंड पर और 300 सेकंड पर, दोनों दोनों टाइम्स पे ऊपर क्या रेट होता है मुझे वो भी पता है, और दोनों टाइम्स के ऊपर ब्रोमीन की कंसंट्रेशन क्या होती है वो भी मुझे पता है। अगेन ये पीछे डाटा लिखा हुआ है, दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स का हम यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे हमने 50 सेकंड्स का किया, 300 सेकंड्स का किया, दोनों के ऊपर रफ्तार क्या थी रिएक्शन की वो भी हमें पता है। तो दिस इज कॉल्ड initial rate method. This is called initial rate method to calculating the rate constant. क्या करूंगा मैं, सिंपल 50 सेकंड पर कितनी कंसंट्रेशन थी, आप देखें 50 सेकंड पे कितनी कंसंट्रेशन थी, ये रही कंसंट्रेशन, और क्या रिएक्शन की रफ्तार थी उस इंस्टेंट पे वो भी आ गया। तो दोनों को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे मुझे के का आंसर मिल गया विच इज दिस वन। ठीक है, ये मुझे के का आंसर मिल गया। ओके अच्छा, के का यूनिट पर सेकंड क्यों आया, क्योंकि आप जानते हो रेट का यूनिट क्या होता है, मोल, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आप लोग जानते हो, बल्कि ये नीचे लिखा भी हुआ है, इसको करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोल पर डीएम क्यूब, जिसको कैपिटल एम से भी लिखा जा सकता है, यू नो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल पर डीएम क्यूब। आप चाहो तो इसकी जगह मोल पर डीएम क्यूब की जगह मोलैरिटी भी लिख सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, यानी मोलैरिटी पर सेकंड। अब मोलैरिटी से कैंसिल हो गया तो डेफिनेटली पीछे क्या बचा होगा, पर सेकंड बचा होगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, 50 सेकंड पर जो भी रिएक्शन की स्पीड थी कंसंट्रेशन डिवाइड किया, के आ गया। अब आपने दोबारा के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है 30 सेकंड पर, जब 300 सेकंड पर, 300 सेकंड पर कितनी कंसंट्रेशन थी, ये देखो ये डाटा से आपको मिल जाएगा, कितनी कंसंट्रेशन थी ये आपको मिल गया, क्या स्पीड थी ये भी आपको मिल गया। अब आपने दोनों को क्या करना है बेटा, अप्लाई करना है, और अप्लाई करने पे आंसर के का वही आया जो पहले था, स्लाइट वेरिएशन है, लेकिन हम इसको एक्सपेरिमेंटल डिविएशन कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिविएशन का मतलब है कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ एरर्स रहते हैं मशीनों के अंदर, तो उनकी वजह से वैल्यूज में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। हम इनको नहीं मानते, हमारे लिए ये ठीक है वैल्यू। अब 50 सेकंड पर और 300 सेकंड पर दो मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में तब्दीली हो गई, लेकिन कंसंट्रेशन की तब्दीली के बावजूद भी रिएक्शन की स्पीड भी बदल गई, इसमें कोई शक नहीं, रिएक्शन की स्पीड अलग अलग है। लेकिन अगर कोई चीज फिक्स थी, वो थी ब्रोमीन की परफॉर्मेंस, इंट्रिंसिक परफॉर्मेंस, वो खुद रिएक्शन में कैसे बिहेव कर रहा है। उसके लिए जो मैंने क्वांटिफिकेशन वैल्यू निकाली, यानी जो मैंने के निकाला, दोनों टाइम पे सेम आया। इसका मतलब था कि खुद ब्रोमीन, वो तो हालात की वजह से यहां पे उसकी रफ्तार तेज है, हालात की वजह से यहां पर रफ्तार, यानी कि 50 सेकंड पर ये देखें 50 सेकंड पर हालात की वजह से, एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से, कंसंट्रेशन की वजह से वहां पर ब्रोमीन इटसेल्फ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी रफ्तार तेज है। आखिरी यानी लास्ट 300 सेकंड के ऊपर, इस लम्हे के ऊपर ब्रोमीन की जो कि कंसंट्रेशन कम हो गई, इसलिए उसकी रफ्तार में फर्क पड़ा, रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क पड़ा। लेकिन ब्रोमीन की खुद की परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल ब्रोमीन की परफॉर्मेंस दोनों टाइम पे क्या थी, सेम थी। और वो ब्रोमीन की खुद की इंडिविजुअल रिएक्शन में जो परफॉर्मेंस थी वही होता है के, वही होता उसका रेट कांस्टेंट। देखो दोनों दफा सेम आया, दोनों दफा उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये ब्रोमीन के रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिख दिया जाएगा कि ब्रोमीन का जो के होता है, जो उसका रेट कांस्टेंट होता है, वो ये होता है, ताकि साइंटिस्ट रिएक्शन कराने से पहले समझ जाए कि खुद ब्रोमीन की कितनी अच्छी बैटिंग है। हम इसको बहुत अच्छी पिच तो दे देंगे, हम इसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट तो दे देंगे, हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाकर इसकी स्पीड तो ज्यादा कर सकते हैं, हम इसका टेम्परेचर बढ़ाकर स्पीड तो ज्यादा कर सकते हैं। खुद ब्रोमीन कितना रिएक्टिव है, खुद ब्रोमीन कितना रिएक्शन में एक्टिव है, ये पता कैसे चलता है, विद द हेल्प ऑफ के। आई होप कि आपको के के बारे में अच्छे से समझ आ गया कि के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, टेम्परेचर अगर इस रिएक्शन का मैं बदल दूं तो फिर ब्रोमीन का के क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब के को निकालने का एक दूसरा मेथड भी है, ये लास्ट में मेंशन किया हुआ है। द रेट कांस्टेंट के इज इंडिपेंडेंट of the concentration of bromine and remain constant at a given temperature। टेम्परेचर नहीं बदलना, जो भी टेम्परेचर है उसको फिक्स करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग द रेट कांस्टेंट यूजिंग इनिशियल रेट्स, ये हमने कर लिया है। अब दूसरा मेथड है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ
लाइफ क्या होता है? अब पहली दफा नहीं सुनने लफ्ज हाफ लाइफ का मतलब पता है कि फिजिक्स में आपने पढ़ा है एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस या अदर देन रेडियो एक्टिव प्रोसेस भी हो सकता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल अपने आप को डिकम्पोज कर लेता है और अपने आप को डिकम्पोज करने में जो वो टाइम लेगा, अपने आप को हाफ करने में जो टाइम लेगा, वो उसका हाफ लाइफ टाइम है। मसलन एक रिएक्टेंट ए है, वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम से वो 50 ग्राम रह गया, बाकी जाहिर सी बात है ए रेडिएशंस रिलीज कर रहा होगा या ए किसी और कंपाउंड में चेंज हो रहा होगा, तो ये जो आधा होने में इसने टाइम लगाया होगा वो हाफ लाइफ होगा। ठीक है, हाफ लाइफ मेथड। अब आपको पता है कि हाफ लाइफ मेथड के अंदर ये आपको मैं कल पढ़ाऊंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। फिलहाल इतना समझो कि हमने क्या करना है, द हाफ लाइफ मेथड ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू डिक्रीज ऑफ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, अपनी शुरू वाली वैल्यू से आधा होने का लिए जो टाइम लेगा वो हाफ लाइफ है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ये टर्म आपको कल क्लियर होगी, आज नहीं क्लियर होगी। ये रिएक्शन की कैटेगरी होती है और वो तमाम रिएक्शन जिनका ताल्लुक फर्स्ट ऑर्डर के साथ होगा, half life is independent of the initial concentration of the reactant, making it reliable measurement calculating for the rate constant। क्या मतलब है इसका? कुछ खास तरह के रिएक्शन होते हैं बेटा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्या मुराद है, थोड़ा सा मैं हल्का सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, शायद आपको इसे समझ आ जाए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये होते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी जो रिएक्शन की रफ्तार है वो डिपेंड करे एक ही चीज की कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, मसलन एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपस में मिलेंगे और सी बनेगा। अब ए की मिकदार ज्यादा करूं, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए, ए की मिकदार डबल करूं, रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाए, ए की मिकदार ट्रिपल करूं, रिएक्शन की स्पीड ट्रिपल हो जाए, ए की मिकदार को जितने गुना बढ़ाऊं रिएक्शन उतने गुना बढ़ जाए, बी की मिकदार को मैं डबल करूं, रिएक्शन की स्पीड पे कोई फर्क ना पड़े, ट्रिपल करूं कोई फर्क ना पड़े, जो भी करूं बी के साथ, बी का ताल्लुक ही नहीं है रिएक्शन की रफ्तार के साथ, बी है रिएक्शन कर रहा है लेकिन रफ्तार के अंदर उसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ए का है, और वो भी ए के ऊपर कोई पावर वगैरह ना आए, सिंपल डायरेक्ट रिलेशन हो, तो ऐसे रिलेशन को बेटा हम लोग ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तफसील कल आएगी इसकी। अब आपने जो हाफ लाइफ रिएक्शन करवाने हैं, यहां पर हाफ लाइफ रिएक्शन जो करना है उसका ताल्लुक किससे हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हो। तो इस केस में क्या होता है कि हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं रहता। अब हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं रहता, इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक आसान लफ्ज में समझाता हूं एक मिसाल के साथ। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव केमिकल है, मेरे पास 1 किलो पड़ा हुआ है, 1 किलो यूरेनियम रेडिएशंस को रिलीज करेगा, अल्फा, बीटा, गैमा, और अपने आप को आधा कर लेगा, आधा किलो कर लेगा। अब इसको आधा किलो होने में 710 मिलियन साल लगेंगे, 710 मिलियन साल लगेंगे। अब ये जो 710 मिलियन साल लगे हैं ये इसका बेटा हाफ लाइफ टाइम है। अब इस आधा किलो को भी आधा होना है, मतलब 0.25 kg होना है। अगेन इसको भी 710 मिलियन साल लगेंगे, मतलब कि हर दफा 710 मिलियन साल ही लगेंगे, हर दफा 710 मिलियन साल ही लगेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मिकदार 1 किलो है, आधा किलो है, या इसने भी जब आगे फर्दर हाफ होना है तो इसको भी 710 मिलियन साल ही लगेंगे। यानी टाइम, हाफ लाइफ का टाइम इस चीज से उसका ताल्लुक ही नहीं है कि मिकदार कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है। ये खासियत होती है उन तमाम रिएक्शंस की जिनका ताल्लुक फर्स्ट ऑर्डर के साथ होता है। फर्स्ट ऑर्डर वाले रिएक्शंस में हाफ लाइफ टाइम इस चीज से ताल्लुक ही नहीं रखती कि मिकदार कितनी है, वो हमेशा टाइम उसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये आपको कल फर्दर बताएंगे। अब इस तरह के रिएक्शन में बड़ा आसान हो जाता है। ये फार्मूला है जिस फार्मूले के थ्रू आप हाफ लाइफ टाइम अगर आप किसी रिएक्शन का जानते हो और उसका ताल्लुक फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप अगर उसका हाफ लाइफ टाइम जानते हो
तो आप उसकी आराम से के निकाल सकते हो, कुछ तजर्बा करने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। मसलन अब आपने के निकालना है, ये फार्मूला आप ड्राइव नहीं करना हमने, क्योंकि हमारे एसएलओ में ये सिर्फ है कि हाफ लाइफ का मेथड इस्तेमाल करके के निकालना है। अब देखो जी के यहां पर आ जाएगा, हाफ लाइफ मेथड यहाँ, हाफ लाइफ टाइम यहाँ पर आ जाएगा, तो के बराबर होगा नेचुरल लॉग 2 हाफ लाइफ टाइम। नेचुरल लॉग 2 जो है उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये इसके बराबर आएगा। अब मसलन एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने में सिर्फ 40 सेकंड लगे, आधा होने में, यानी कि जो मिकदार रिएक्टेंट की थी वो प्रोडक्ट में गई और रिएक्टेंट की मिकदार आधी रह गई। 1 मोल था रिएक्टेंट तो 0.5 मोल रह गया, बाकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया, उसको 40 सेकंड लगे, तो ये इसका हाफ लाइफ टाइम है। आगे फिर इसको 0.5 मोल से 0.25 मोल रह जाने में 40 सेकंड ही लगेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है और इसकी हाफ लाइफ फिक्स होती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो वो मैंने लगा दिया यहाँ 40 सेकंड, ऊपर जो कांस्टेंट वैल्यू थी नेचुरल लॉग 2 वैसे का वैसे ही आगे डिवाइड करूंगा, तो ये मेरे पास इस रिएक्शन का बेटा के आ गया, ठीक है ना, सॉरी इस रिएक्टेंट के मेरे पास रेट कांस्टेंट आ गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मसलन एक और रिएक्शन है, उसको 60 सेकंड्स लगे, ठीक है ना, वो भी हाफ लाइफ वाला ही मेथड अप्लाई होगा, फर्स्ट ऑर्डर से इसका ताल्लुक है इस रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगेन के निकालना है, ये चीज़ वैसे के वैसे ही आएगी, हम 60 सेकंड लगा देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जिस रिएक्शन का भी डाटा है उस रिएक्शन का हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई बाय यूजिंग हाफ लाइफ मेथड। अब आपको एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मैंने क्वेश्चन बैंक दिया हुआ नीचे, तो सॉल्व करें, आपको एक अननोन रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम बता दी जाएगी, हाफ लाइफ टाइम बताने के बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस रिएक्टेंट का ताल्लुक फर्स्ट ऑर्डर से है, बताओ इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो आप लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एसएलओ की डिमांड के मुताबिक, ये जरा पीछे कीजिएगा, फर्स्ट पेज पे जाइए। एसएलओ की डिमांड के मुताबिक हम लोग ये हमारा एसएलओ था, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट यूजिंग इनिशियल रेट एंड हाफ लाइफ मेथड। दोनों मेथड मैंने करवा दी आपको ताकि आप इस तरह से हाफ लाइफ के वैल्यू रेट कांस्टेंट निकालने में, रेट कांस्टेंट क्या है वो भी मैंने बता दिया और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे। अब ये वाला एसएलओ रह गया 13 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल फिर इसका क्वेश्चन बैंक में डिस्कस करेंगे। अभी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। क्लियर, ओके।